सो इन द लास्ट वीडियो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, ठीक है, रिवीजन कर ली थी अच्छे से एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रह जाते हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, और इस वीडियो में हम एरोमेटिसिटी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बनते हैं, लाइक कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ लिया कि अल्केन क्या होती है, दैट इज सिंपल कार्बन की चेन। अगर उसमें डबल बॉन्ड आता है तो एल्कीन हो जाती है, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अल्काइन हो जाती है। फंक्शनल ग्रुप देखिए, फंक्शनल ग्रुप की सिंपैरिटी देखिए। उसके बाद हम आए हमारे सॉरी फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ओके, देन हमने बेंजीन के ऊपर डिस्कस किया था कि बेंजीन के ऊपर अगर वो ग्रुप लग जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, लाइक बेंजोइक एसिड, बेंजोल्डिहाइड, बेंजोनाइट्राइल। ओके, तो उसको हम लोग राइट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारा डन हो जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, लाइक अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बेंजीन जो है वो सिर्फ 6 कार्बन से बनी है। अब ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है लाइक वो बना है कार्बन से, लेकिन उसमें एक नाइट्रोजन आ जाए या 2 नाइट्रोजन आ जाए, या उस नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाए, तो हम उसको क्या नाम देंगे? क्योंकि लास्ट ईयर नीट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। क्योंकि हम प्यूरिन, पैरामिडीन, नाइट्रोजन बेस हम डीएनए में पढ़ते हैं, दैट इज़ हमारी बॉटनी में, बॉटनी जोलॉजी में, तो हमें ये सब इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बेंजीन रिंग, अगर हमारी जो रिंग है, बेंजीन रिंग 6 मेंबर रिंग है। अगर हमारी रिंग 5 मेंबर्ड है, ओके, लेकिन अगर इसमें 4 कार्बन आइटम है और एक ऑक्सीजन आइटम आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्यूरान। और अगर उसी की जगह पे एस आ जाता है तो उसको बोलते हैं थायोफीन। और उसी की जगह पे एन एच आ जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ पायरोल। सिंपलेस्ट नेम है, अब इसके बाद और भी आएंगे, ठीक है। तो ये पायरोल है, इसमें रेजोनेंस होता है, लाइक ये ऑक्सीजन पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर देगा, बॉन्ड टूटेंगे, देन इसकी थर्ड पोजीशन में अटैक होगा। वो सब हमारे सिलेबस का नहीं है, अभी हमें इसके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए और पता होना चाहिए इसमें कि लोन पेयर कितने हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, वो सब आपको आता है। ओके, हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे 3 हो गए सिंपल स्ट्रक्चर। अब ये हमारी 5 मेंबर की रिंग ही होती है अगर, और अगर उसमें नाइट्रोजन आ जाता है जो जगह पे, लाइक यहाँ पे नाइट्रोजन था पहले पायरोल में, अब क्या हुआ, इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे भी को नाइट्रोजन आ जाता है, तो हम इसको हम क्या बोलते हैं? ये पायरोल है तो ये हो जाएगा पायराजोल, दो ही डबल बॉन्ड रहेंगे। ओके, देन अब थर्ड पोजीशन पे चला गया वो नाइट्रोजन। ओके, पहले वो सेकंड पोजीशन पे था, अब थर्ड पोजीशन पे चला गया, तो क्या बोलेंगे? अब इसको नया नाम दिया हमने एमीडाइजोल। इमीडाइजोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इमीडाइजोल, ठीक है, इमीडाइजोल रिंग, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन खेला, अब यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन खेल लेते हैं, ऐसे खेल लेते हैं। तो इन केस यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लगा दिया, सेम ही रिंग है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो इस रिंग को हम बोलते हैं ऑक्साजोल। और अगर यही एन यहाँ पे चला जाता है, बीच में सीधा कार्बन रहता है, तो उसको बोलते हैं आइसोक्साजोल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एन और एस है तो उसको बोलते हैं थायाजोल, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले 4 हैं, पायरोल, पैराजोल और इमिडाजोल। ये अगर आपको नहीं भी याद रखना है तो मत रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बन गया थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अब ये था 5 मेंबर रिंग के बारे में। अगर हम बात करते हैं 6 मेंबर रिंग के बारे में, तो 6 मेंबर रिंग कैसे बनेगी? बेंजीन है, बेंजीन की जगह पे जस्ट क्या होगा, एक पोजीशन पे एन आ जाएगा, या फिर क्या होगा, 2 पोजीशन पे एन आ जाएगा। 2 पोजीशन पे कैसे एन आएगा? लिखिए एन थर्ड पोजीशन पे, जो कि हम पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? डीएनए में पढ़ते हैं, हमारा pyrimidine रिंग होती है। ओके, और अगर एक में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस, आपको पता ही है। ओके, तो अगर एक में आएगा तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पायरिडीन। दिस पायरिमिडीन, दैट इज पायरिडीन, एम आई निकाल दिया, पायरिडीन पायरिमिडीन, पायरिडीन पायरिमिडीन, ऐसे याद रहेगा। जैसे याद कैसे रहा? पायरोल, एक नाइट्रोजन था, अगर 2 कर दिए तो पैराजोल, और अगर उसमें उसको नाइट्रोजन दूर कर दे तो एमिडाइजोल। इसको भी आप छोड़ सकते हो। ये हो गया पेरिडीन, और अगर उसमें 2 नाइट्रोजन कर दिए थर्ड पोजीशन पे तो हो गया जगह पेरिमिडीन। और प्यूरिन का स्ट्रक्चर तो पता ही है, बिल्कुल सेम रिंग होती है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एंड आगे दूसरी रिंग होती है। ओके,
ठीक है, रेजोनेंस आप अपने हिसाब से देख लो। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्यूरिन रिंग। ये तो हमें याद करना है, दैट इज़ पैरिमिडीन हमारे कितने होते हैं, प्यूरिन कितने होते हैं। पैरिमिडीन को हम याद रखते हैं CUT कट, साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन, वो हम बॉटनी में पार्ट में पढ़ते हैं। दैन प्यूरिन में हम क्या याद रखते हैं, ANG, एडेनिन और ग्वानिन, जिनका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइक यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट में 2 स्ट्रक्चर और रहते हैं। लाइक अगर डबल रिंग हमने पढ़ ली, तो अगर हमारी एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ दूसरी 6 मेंबरी रिंग है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्यूनोलीन। क्या बोलते हैं, क्यूनोलीन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहाँ से आया था, पैरिडीन से। बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, लाइक उन्होंने पैरिमिडीन की जगह, सॉरी, पैरिडीन की जगह पैरिमिडीन के बारे में सोचकर स्ट्रक्चर भी किया हो सकता है। ठीक है, फ़र्क क्या होगा बस लोन पेयर का, बाकी सब तो ठीक ही है। उसके बाद ये हमारा क्यूनोलिन बोला, अगर यही नाइट्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर जाता तो आइसोक्यूलिन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बोला मैंने, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं बॉटनी में, प्लांट हार्मोन्स में, इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल का स्ट्रक्चर हमें बताना चाहिए, एक बेंजीन रिंग होती है और सिंपल 5 कार्बन की चेन होती है, इसको हम पैरोल बोलते हैं। ओके, तो NH यहाँ पर है और एक बेंजीन रिंग, जब ये दोनों ज्वाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं इंडोल। ओके, इंडोल, क्यूनोलिन, ये ज़रूरी है। पिरिडीन, पैरिमिडीन, प्यूरिन, 3 स्ट्रक्चर ये हो गए, और हमारा फ्यूरिन, थायोफिन, पैरोल, पैराजोल, एमिडाजोल। ठीक है, ये हमारे हो गए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटिसिटी वगैरह। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट्स। सो वहाँ पे मैंने रफ में लिखा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छे से भी लिख लिया है, इन केस यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, डन। चलो हम आगे बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट आवर जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें हम पढ़ेंगे, अब हमने उसके स्ट्रक्चर पढ़ लिए, तो हमें उसका आइसोमेरिज्म पढ़ना है कि वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर अपने आप को कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर एक अलग सा टॉपिक है, मतलब पूरा चैप्टर है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी मतलब कैसे कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मेसोमेरी इफेक्ट क्या है, और भी बहुत सारे, रेजोनेंस क्या है, ये सब। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग के सब पढ़ा हुआ है, हम रिविजन कर रहे हैं। ओके, तो लाइक ये हमारा एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो हम इसके बॉन्ड्स काउंट करेंगे, कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो जोड़ के रखा है, तो ये 4 बॉन्ड हो गए, तो क्या हो गया, sp3। सेम अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, ओनली हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा sp2। लेकिन अगर ऐसा ही स्ट्रक्चर हो और यहाँ पे जो हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन के पास NH2 हो, ठीक है, अब इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ओके, तो ये कितना होगा, sp2 sp3। क्यों, क्योंकि अपना कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करना चाहेगा। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस नाइट्रोजन की निकालनी तो इसके हम लोन पेयर को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसका ये किस स्टेट में आ जाएगा, sp3 में, 2 ये और एक उसका लोन पेयर। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, लाइक कैसे काउंट करके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करना है, और लोन पेयर को काउंट हम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाता है इंटरमीडिएट्स। अभी आगे का पार्ट है, पर इतना पता ही होगा, एक कार्बोकटाइन होता है, एक कार्बोनाइन होता है, और एक फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, अब जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड है, अगर ये अपने आप को इस तरीके से तोड़े कि दोनों हाफ हाफ पोर्शन ले जाए, हाफ इलेक्ट्रॉन ये ले जाए तो हाफ इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, तो ये इस तरीके से टूटते हैं, CH2 फ्री रेडिकल। ओके, तो ये हमारा जो होगा फ्री रेडिकल। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी है, 2 बॉन्ड, ये लोन पेयर नहीं है, तो ये sp2 होगा। तो हमारा फ्री रेडिकल है, डेट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, वैसे ही हम बात करते हैं, अगर वो
कार्बोकटाइन या कार्बोअनाइन होता है। कार्बोकटाइन गया और अनाइन गया है सबसे पहले। कटाइन दैट इज़ प्लस चार्ज, तो हो जाएगा कार्बोकटाइन। अब जैसे ये क्या करता है, ये कार्बन या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बोकटाइन, इसके पास नेगेटिव चार्ज मतलब इसका लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस चार्ज प्लस एक बॉन्ड और दो बॉन्ड, कितना हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। जबकि कार्बोकटाइन भी sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन देख ली। नेक्स्ट इसकी स्टेबिलिटी। अब उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट। इसके जो ऑर्डर हैं वो मैंने नोट्स पे लिखे हुए हैं ट्रिक्स के साथ, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है लाइक हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, ऐसे। तो अब ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, लाइक इसको जी मान लेते हैं। या तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो अगर इन केस अगर ये दे रहा है तो इसको जितने देगा इसके ऊपर हो जाएगा क्रिएट चार्ज डेल्टा नेगेटिव। नेक्स्ट वाले पे डेल्टा टू नेगेटिव और इस पर हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। मतलब चार्ज क्या हुआ, इस पर सबसे ज़्यादा क्रिएट हुआ, लेकिन हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। और अगर ये ले रहा है इन केस, तो ये तो इससे लिया, ये वाला इससे मांगेगा और ये वाला इससे मांगेगा, लेकिन इसका क्या है, ये सिर्फ 3 कार्बन तक ही चलता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब इसका एक ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक कोई देता है और कोई लेता है। जो देता है, ग्रुप जो दे रहा है, ग्रुप क्या कर रहा है, दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई इफेक्ट। और जो ले रहा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मतलब वो खुद रिच हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। जो दे रहा है वो माइनस आई इफेक्ट। अब इसी का एक ऑर्डर होता है जिसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना या लेना ग्रुप के द्वारा। इंटरमीडिएट्स में देख लिए कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, ओके। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन देख ली कैसे फाइंड करनी है। अब हम देख लेते हैं एरोमेटिसिटी एंड मेसोमेर इफेक्ट, इसके बाद कुछ ऑर्डर्स देख लेंगे। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी इज़ मतलब कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। एरोमेटिक मतलब उसमें रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही है। तो रेजोनेंस के लिए होता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, लाइक रेजोनेंस करवाता है। जैसे यहाँ पे हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लेते हैं OH है, तो OH के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लाइक जैसे Cl3। अब ये Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये लेगा, तो अब ये कार्बन बेचारा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, तो ये भी वहाँ से लेता है रिंग से। तो ये जो Cl3 है, ये माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, वो जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो दे रहे हैं और रेजोनेंस में पार्ट कर रहे हैं, ओके, ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, वो 3 कार्बन तक ही चलता था, एंड उसमें जो पहले वाले से लेता था या देता था, जो भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। डोनेटिंग मतलब जो डोनेट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस आई, और जो विदड्रॉ कर रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लस आई, ठीक है। बाद में हम इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। ये समझ में आ गया कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। एरोमेटिक क्या है, लाइक अब जैसे मैंने बेंजीन रिंग बनाई, तो ये क्या है, एरोमेटिक है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो ये एरोमेटिक है। अगर ऐसी मैं बड़ी रिंग बना देता हूँ जिसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड, तो अगर इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है, सबसे पहला जो हमारी रिंग में कार्बन्स हैं शुड बी sp2, ठीक है, वो प्लेनर में होने चाहिए। sp2 होंगे तो प्लेनर में ही होंगे, लेकिन अगर sp3 होंगे तो वो प्लेनर में नहीं होते, उसके बाद कंजुगेशन होनी चाहिए, लाइक हर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए ताकि रेजोनेंस हो सके, उसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। और कंपाउंड साइक्लिक भी होना चाहिए, ठीक है। कितनी कंडीशन थी, एक साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन मतलब
रेजोनेंस होना चाहिए, सॉरी राइटिंग का चल जाता थोड़ा बहुत। और लास्ट में हम क्या बोलते हैं, sp2 होना चाहिए, मतलब प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी 3 कंडीशंस हैं। उसके बाद लास्ट में और कंडीशन क्या है एरोमेटिक के लिए, वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या है, 4n + पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे याद रखो, जो 4 के टेबल में अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने, 6, मतलब क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, अगर वो 4 के टेबल में आ रहा है, ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। अगर वो 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में क्या 4, 8, ठीक है। लेकिन अगर अगर वो 2, 6 ऐसे आ रहा है या फिर 10 आ रहा है, तो वो होगा हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या बोलता है, 4n + पाई, मतलब 4 को अगर मैं n की वैल्यू 0, 1, 2 पुट करूँ तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। लाइक अगर मैं 0 पुट करता हूँ इन केस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सॉरी, ये 4n + पाई नहीं, 4n + 2 पाई गलती से लिख दिया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 4 1 से 4 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 पुट करता हूँ 4 2 8 + 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे ये इस सीरियल वाइज में चलेगा हक्कल रूल। अगर अगर ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और एंटी एरोमेटिक क्या होगा, जो 4 के टेबल में आएगा। बाकी सब रूल इसके सेम ही है। अब जो होता है तीसरा वाला नॉन एरोमेटिक, वो तो बीच में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उसका क्या ख़त्म ही हो जाएगा, वो प्लेनर ही नहीं होता, वो सीधा sp3 होता है। तो वो कहेंगे नॉन एरोमेटिक। लेकिन बात ये है कि सबसे स्टेबल हमारा एरोमेटिक होता है। तो हम क्या सोचेंगे कि एंटी एरोमेटिक उससे कम स्टेबल होगा, लेकिन नहीं, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है, उससे उससे कम स्टेबल हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिसिटी समझ में आ गया, मेसोमेरिक सम इफेक्ट समझ में आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब लास्ट में एक पॉइंट जो मेन है, दैट इज़ अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड एसिड मतलब नेगेटिव, तो ये -i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, -m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, -i एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो +i और +m, तो इनके माइनस वालों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, -i -m के। ओके, तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की कहानी हो गई। उसके बाद हम इसके बाद थोड़ी बेसिक एग्जांपल्स करेंगे। उससे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट की ट्रिक देख लेते हैं कि हमने उसको लर्न कैसे करना है। ठीक है, अपने नोट से। सो हियर इज़ अ ट्रिक टू लर्न -i इफेक्ट की सीरीज़। तो सबसे पहले NF3 आता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसका जो फ्लोरीन है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो मतलब जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन रिंग से या दूसरे ग्रुप से, जो भी ग्रुप है उससे प्लस चार्ज मांगेगा, मतलब प्लस चार्ज है तो वो नेगेटिव मांगेगा, नेगेटिव मांगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट इज़ अ -i इफेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा NF3। सॉरी अगर पीछे गलत बताया हो तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो ग्रुप देते हैं वो +i शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो -i शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे -i इफेक्टिव सीरीज़ क्या है, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में बोलती है हेलो। नेक्स्ट लाइन है, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, बेंजीन है। तो ना फरहान से NF3+, NR3 से ना ऋतिक, SR2 से शाहरुख, NH3 से ना हिमेश, NO2 से ना ओमपुरी, SO3H से सलमान, CN से साइना, CHO से अल्डिहाइड, COR से कार्बोक्सिलिक एसिड। और हेलोजेंस में कैसे आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें कुछ ट्रिक करने याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और से आ जाएगा अल्कोहल, सॉरी और से आ जाएगा हमारा अल्कोक्सी, देन अल्कोहल, अल्काइन, NH2, बेंजीन, इन मतलब कौन सा, डबल बॉन्ड वाला, देन H। ओके, ये होगा हमारा -i सीरीज़। -i सीरीज़ कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। -i हमने ग्रुप के बेसिस पे नाम दिया कि लाइक जो जिस ग्रुप को माइनस चार्ज चाहिए,
ओके, पीछे गलती हो गई, आई एम सॉरी। देन नेक्स्ट इज़ अ प्लस आई सीरीज़। तो प्लस आई सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा है सिर्फ छोटी सी ट्रिक है, कहीं नहीं ओलाकार, कहीं में आएगा CH2 माइनस, माइनस चार्ज है तो ऑफ कोर्स ये रिंग को देगा, डेट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे आ रहे हैं, प्लस आई में आ रहे हैं, ठीक है। और प्लस आई मैंने बोला था ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जबकि नेगेटिव आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ओके। तो आ जाएगा कहीं नहीं ओलाकार, कहीं से आ जाएगा CH2 माइनस, नहीं से आ जाएगा NH माइनस, ओला से आ जाएगा O माइनस, एन कार से आ जाएगा C++ माइनस। देन आ जाएगा टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। ये हमारा प्लस आई का सीरीज़ है, ओके।